वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। ठीक है, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन सॉल्व चैप्टर 15 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो बी रेडी विथ योर पेपर एंड पेन। साथ साथ में स्क्रिबल करते जाएंगे और दिमाग में छापते जाएंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन हो, सब इजीली यूं सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देखिए आज कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्या है कि इस चैप्टर को हम लोग कवर करते जाएंगे आपका एनसीईआरटी का पोर्शन लेते हुए, यानी कि पहला टॉपिक मान लीजिए कि आपका पहला टॉपिक है आपका ब्लड, सेकेंड टॉपिक आपका आता है लिम्फ, दैट इज योर टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो अब पहले हम लोग ब्लड का पोर्शन देखेंगे एक शॉर्ट नोट्स की तरह, यहीं पे ब्लैंक स्लाइड में सामने बिल्कुल हैंड रिटन। उसके बाद फिर हम लोग उस टॉपिक का प्रॉपर टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर सेकेंड टॉपिक में जाएंगे, उसे हल्का सा देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रिबल करेंगे, देन आफ्टर हम लोग सेकेंड टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा रिवाइज करने में। ठीक है, और वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका जैसे कि आपका बीएससी नर्सिंग का भी आपका आ रहा है, देन आफ्टर आपका एएनएम जीएनएम हो गया, एसएससी सीजीएल आ रहा है, सीएचएसएल आ रहा है। ठीक है, तो ये सब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इक्वली हेल्पफुल होंगे क्योंकि एनसीईआरटी से उठाए गए क्वेश्चन आपके लाइन बाय लाइन है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग आ गए ब्लैंक स्लाइड में। तो अब इस चैप्टर का आपका जो टॉपिक है उसे पहले समझते हैं। क्या है आपका टॉपिक? बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स आपके बॉडी में क्या दौड़ रहा है? आपके बॉडी में पानी दौड़ रहा है कि खून दौड़ रहा है? भाई खून दौड़ रहा है ना। हाँ, तो हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के साथ साथ क्या दौड़ता है? ब्लड के साथ हमारे बॉडी में देखिए दो टाइप का वैस्कुलर सिस्टम चलता है। पहला आपका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, जिसमें आपका खून के थ्रू खून दौड़ता है और वो आपके हार्मोन्स हो गए या फिर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स हो गए, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, उसको कैरी करता है। सेकेंड आपका आता है लिम्फेटिक वैस्कुलर सिस्टम। ये आपका सेकेंड लिम्फेटिक वैस्कुलर सिस्टम, ये आपका कैपिलरीज के थ्रू फॉर्म होता है, इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड के थ्रू फॉर्म होता है, जिसका काम सेम है बिल्कुल ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की तरह। उसके आगे हम लोग आते हैं, तो देखिए ब्लड जो है, ब्लड आपका दौड़ रहा है। अब दौड़ कैसे रहा है? अब इसको दौड़ने के लिए क्या चाहिए? दौड़ने के लिए इसे चाहिए पानी, यानी कि फ्लूइड चाहिए। फ्लूइड रहेगा तभी तो बहेगा। फ्लूइड अब बह रहा है, तो फ्लूइड बह रहा है, अब बहा किसको रहा है? तो ये बाहर आपका डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, ठीक है, प्लेटलेट्स हो गए, कुछ आपके आयंस हो जाएंगे, कैल्शियम आयंस हो गए, सोडियम हो गए, ठीक है, अमीनो एसिड्स हो गए, देन आफ्टर आपके कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लूकोज हो गए एंड ऑल। ठीक है, अब हम लोग जो यहाँ पे देखे, आपका क्या देखे? फ्लूइड पार्ट। हम लोगों ने जो फ्लूइड पार्ट की बात की, जो दौड़ता है, उसे कहते हैं हम लोग प्लाज्मा। ब्लड का दो पार्ट, पहला हुआ प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा क्या हुआ? तो प्लाज्मा आपका हुआ फ्लूइड पार्ट। अब उस फ्लूइड पार्ट में जो आपको बालूशाहियां बह रही हैं, आपकी मिठाइयां जो छन रही हैं, वो क्या हो गए? वो आपका हो गए फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, अब हम लोग देखिए, ये बह रहा है और बहा कौन रहा है? प्लाज्मा। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, ये जो प्लाज्मा मिला हमें, ये जो फ्लूइड पार्ट मिला, ये प्लाज्मा के बारे में कुछ जाने हम लोग। प्लाज्मा जो है वो आपका फ्लूइड विस्कस है, मतलब विस्कस फ्लूइड है। विस्कस यानी कि हो गया चिपचिपा सा, हल्का सा चिपचिपा, यानी कि लाइक हनी। ठीक है, हनी लो हाथ में और उसको ऐसे दो रब करो तो कैसे वो चिपचिपा होता है, वैसे बिल्कुल है, विस्कस फ्लूइड है। अब इसके साथ इसका कलर जो है वो स्ट्रॉ कलर्ड होता है। ठीक है, स्ट्रॉ कलर्ड होता है। अब देखिए, इसमें प्लाज्मा का जो आपका 90 to 92% क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा में आपका 90 से 92% आपका प्रेजेंट होता है जस्ट पानी। पानी, अगर पानी ना हो तो बहेगी कैसे मेरी कहानी। ठीक है, अब प्लाज्मा में वाटर हुआ 90 से 92%,
उसके बाद जो बचे खुचे 6 से 8% हो गए वो क्या हो गया आपका प्लाज्मा में बहने वाले प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो आपके 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? तो GFA यानी कि ग्लोब्यूलिन्स, ग्लोब्यूलिन्स। दूसरा आपका फिब्रिनोजेंस, फिब्रिनोजेंस एंड योर एल्ब्यूमिन्स। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन्स का क्या काम होता है? एल्ब्यूमिन्स का काम होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। फिब्रिनोजेन का काम होता है आपका क्लॉटिंग में हेल्प करना। थर्ड ग्लोब्यूलिन का काम होता है आपका डिफेंस में हेल्प करना। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन का कहानी हो गया फिनिश्ड। अब शुरू होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स की कहानी। ये जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमने कितनी तरीके के बालूशाहियां बनाई ये बताइए। तो हमने बनाई 3 तरीके के। एक तो आरबीसीज, ठीक है, दूसरा हो गया WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स एंड थर्ड वन इज योर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ओके, तो आरबीसीज को हम लोग क्या भी कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, WBCs को ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, इसमें जो आरबीसीज है आपका, ये आपका रेड कलर के होते हैं, फिर WBC कलरलेस होते हैं, प्लेटलेट्स तो आपका उसका कलर येलोइश होता है आई गेस। और फिर इसमें जो आरबीसीज होते हैं, सॉरी इरेजर यूज हो गया, तो आरबीसीज जो होते हैं वो आपका सेल नहीं होते हैं, ट्रू सेल नहीं होते, क्योंकि मैच्योर होने के बाद क्या कर लेते हैं? मैच्योर होने के बाद ये न्यूक्लियस को निकाल देते हैं। क्यों? ताकि ये आपका आयरन कंटेनिंग पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन को अपना पूरा का पूरा शरीर दे सके, और हीमोग्लोबिन से आपका ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे लंग्स से लेकर के पूरा नीचे टो तक ये करते हैं। ठीक है, अब देखिए WBCs की बात करो तो ये इनका काम होता है आपका डिफेंसिव पर्पस में हेल्प करना। WBCs का कितने टाइप होते हैं? WBCs का आपका टाइप होता है, हमने क्या बोला था कि ये जो ल्यूकोसाइट्स होता है, ल्यूकोसाइट्स यानी कि आपका WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स, ये जो सफेद रक्त कण होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला आपका ग्रान्युलोसाइट्स यानी कि इनमें आपके ग्रान्यूल्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, और दूसरा आपका अग्रान्युलोसाइट। अग्रान्युलोसाइट में बस साइटोप्लाज्म रहेगा, इसमें कोई भी ग्रान्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ग्रान्युलोसाइट्स। जो ग्रान्युलोसाइट्स जो WBC होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? तो वो आपके होते हैं 3 तरीके के। कौन कौन से? ग्रान्यूल्स जिसमें फॉर्म होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? आपके 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? तो आपका आता है बेंजी। कौन जी? भाई जी नहीं, बहन जी। ठीक है, बहन जी में ग्रान्युलोसाइट आ गया। पहला बेसोफिल, दूसरा इओसिनोफिल एंड तीसरा आपका न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आपका सबसे मोस्ट अबेंडेंट WBCs में आते हैं। ठीक है, अभी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी एनसीईआरटी का हम लोग लाइन भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो बेसोफिल होता है इनका काम क्या होता है? तो बेसोफिल आपका काम करते हैं 3 तरीके के, ये रिलीज करके हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड योर हेपरिन। ये मतलब कि आपका इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद फिर आता है आपका इओसिनोफिल, ये आपका इन्फेक्शन को रेसिस्ट करते हैं, इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देते हैं, इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आपका अग्रान्युलोसाइट यानी कि वो WBCs जिसमें कि ग्रान्यूल्स मौजूद नहीं होते हैं, वो कितने तरीके के होते हैं? तो आपका अग्रान्युलोसाइट बस 2 तरीके के होते हैं। पहला मोनोसिट्स, मोनोसिट्स यानी कि मोटू, मोटू यानी कि बड़ा सा, ये आपका लार्जेस्ट WBCs प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आपके जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उन सब में सबसे बड़ा आपके मोनोसिट्स होते हैं। ठीक है, मोनोसिट्स का क्या काम होता है? तो इसका काम होता है आपका डिफेंसिव नेचर में। ठीक है, और दूसरा आता है आपका लिम्फोसिट्स। लिम्फोसिट्स,
लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? इसका काम होता है आपका क्या? बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, यानी कि इम्यून सिस्टम में हेल्प करना, इम्यून सिस्टम में ये इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक में। ये WBC क्लियर हो गया। अच्छा, WBC का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस। ये जो WBCs होता है इनका लाइफ स्पैन क्या होता है? इनका वेरिएबल लाइफ स्पैन होता है। वेरिएबल यानी कि कुछ वीक से लेकर के कुछ ईयर्स तक। ईयर्स में कौन आते हैं? ईयर्स में आपका आता है लिम्फोसाइट्स, बी और टी लिम्फोसाइट्स, जो कि आपका ईयर तक जिंदा रहता है। ठीक है, और वीक्स की बात करें तो ये आपका प्रेजेंट हो, एग्जाम्पल में मोनोसिट्स हो गए एंड न्यूट्रोफिल्स हो गए, ये बनते टूटते बेजोफिल्स हो गए। ठीक है, ऐसे होते हैं। उसके बाद फिर इसका नंबर भी दिया हुआ हमारे एनसीईआरटी में कि जो WBCs है उसका एडल्ट में नंबर कितना होता है? तो वो होता है आपका 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, पर mm³ ऑफ ब्लड। ओके, और ये बनते कहाँ है आपके WBC? तो ये आपका आपके बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है WBCs का। और वहीं बात करें हम लोग RBCs की, तो RBCs का भी फॉर्मेशन आपका बोन मैरो में ही होता है। ठीक है, और RBC का नंबर का बात करें तो वो होता है आपका प्रेजेंट 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। ओके, और इसका बनने का प्रोसेस को कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस, POIESIS। ठीक है, और यहाँ इनका जो खत्म होने का यानी कि लाइफ स्पैन जो है वो है आपका 120 डेज, यानी कि 120 दिनों में एक RBC का एंड हो जाता है। और इसका ग्रेवयार्ड यानी कि ये दफन कहाँ होते हैं? तो ये दफन होता है आपका किडनी शेप्ड ऑर्गन, यानी कि स्प्लीन में। स्प्लीन में एक छोटा सा ऑर्गन होता है स्प्लीन प्रेजेंट। ठीक है, उसी में ये उनकी कब्र कहते हैं। हम लोग बोलते हैं RBC का कब्र कौन सा है? तो हम लोग बोलेंगे स्प्लीन। अब आता है आपका थर्ड फॉर्म्ड एलिमेंट दैट इज की प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स यानी कि इसे हम लोग क्या भी कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स कैसे फॉर्म होता है? थ्रोम्बोसाइट्स आपका फॉर्म होता है सेल फ्रेगमेंट्स यानी कि मेगा करियोसाइट्स। एक बड़ा सा यानी कि मेगा करियोसाइट्स है, सेल है जिसके टूटने से, फ्रेगमेंट्स में बंटने से क्या फॉर्म होता है? आपके प्लेटलेट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेल नहीं है, ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका सेल फ्रेगमेंट्स है, यानी कि सेल के टूटे टूटे भाग हैं, वो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या में हेल्प करते हैं? प्लेटलेट्स आपका हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में। अब आते हैं हम लोग एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी लाइन रीड करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है आपका ब्लड। इससे रुक के व्यू सेटिंग करने दीजिए। ओके, दूसरा है आपका लिम्फ, तीसरा सर्कुलेटरी पाथवे, फोर्थ डबल सर्कुलेशन, फिफ्थ रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, सिक्स्थ डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला टॉपिक देखते हैं हम लोग ब्लड। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे सवाल कि स्पेशल क्यों? क्योंकि ब्लड में आपका फाइबर मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू। वहीं देखें तो रेस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू में आपका फाइबर प्रेजेंट होता है, जैसे कि हो गया टेंडन, लिगामेंट्स एंड बोन, ये सब में फाइबर प्रेजेंट होता है। अब देखिए, ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स यानी कि फ्लूइड पार्ट दैट इज योर प्लाज्मा, एंड उसमें आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट रहने वाले फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55%। 55% आपका खून का क्या होता है? प्लाज्मा होता है। जैसे कि खीर होता है ना, खीर में मिल्क आपका ज्यादा होता है, चावल हल्का कम होता है रेशियो में, वैसे ही प्लाज्मा आपका खून में ज्यादा है 55% एंड रेस्ट 45% आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा का 90 से 92% क्या है? पानी है। पानी है तभी तो वो बहेगा। उसमें 6 से 8% फिर आपका प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा? GFA यानी कि ग्लोब्यूलिन्स,
फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन। फिब्रिनोजेन का काम क्या है? तो क्लोटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, ग्लोबुलिन का डिफेंस मैकेनिज्म एंड एल्ब्यूमिन का ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में। प्लाज्मा में आपका हल्के अमाउंट में कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, इटिस। वहीं आपका कोआगुलेशन फैक्टर भी मौजूद होता है। यहाँ पे नोट करिएगा कि प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सेरम, यानी कि प्लाज्मा से अगर उसका क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए, यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि क्या, आपका फिब्रिनोजेन को हटा दिया जाए तो क्या कहलाएगा? वो सीरम कहलाएगा। अब आते हैं हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आरबीसीज आर द मोस्ट अबेंडेंट, यानी कि आरबीसीज आपका 5 से 5.5 मिलियन के नंबर में प्रेजेंट होता है। वहीं बात करें हम लोग, आरबीसी के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, इसलिए इसे हम लोग ट्रू सेल नहीं कहते हैं। इनका शेप बाइकनकेव होता है, यानी कि बालूशाही जैसे होते हैं। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इनके पास आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट रहता है। और हेल्दी इंडिविजुअल में हीमोग्लोबिन का नंबर कितना होता है? 12 से 16 ग्राम। अब देखिए, RBCs have an average life span of 120 days, after which they are destroyed in the spleen, that is the graveyard of RBCs, यानी कि लाल रक्त कण की कब्र। अब आते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBCs, व्हाइट ब्लड सेल में। इनका नंबर होता है आपका 6000 से 8000 per mm cube of blood. Leukocytes are generally short-lived. We have two main categories of WBCs, that is granulocytes, यानी कि ऐसे WBCs जिसमें आपका ग्रैन्यूल्स मौजूद होता है। देखिए ग्रैन्यूल्स यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। इओसिनोफिल का ग्रैन्यूल्स छोटा छोटा है, फिर बेसोफिल में छोटा छोटा, देन आफ्टर न्यूट्रोफिल्स में आपको छोटा छोटा ग्रैन्यूल्स मौजूद है। और ग्रैन्यूल का क्या टाइप था? बेन जी, यानी कि BEN आपकी G, दैट इज ग्रैन्युलोसाइट। और ग्रैन्युलोसाइट में आपका मोनोसिट एंड लिम्फोसिट। मोनोसिट में ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो हॉर्स शू शेप्ड होता है। और लिम्फोसाइट का 2 टाइप होता है, एक आपका T लिम्फोसाइट एंड दूसरा B लिम्फोसाइट। ओके, यहाँ पे देखिए आरबीसीज का इमेज दिया और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपका मेगाकैरियोसाइट्स यानी कि सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। यहां तक हम लोग देख लिया। अब थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर, ये मैं भूली थी। हाँ, ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1,50,000 to 3,50,000 platelets per mm cube of blood. Platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or clotting of blood. ये आपका मेन काम क्या करते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर, यानी कि अगर थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर आपका कम हो गया तो क्या हो जाएगा? आपको अगर चोट लगे तो वो खून बहता रह जाएगा, क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डैश इज द ओनली फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि फाइबरलेस है, उसमें कोई भी फाइबर नहीं होते, कोई भी रेसे मौजूद नहीं होते। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्लड। खून में कभी देखा है किसी ने फाइबर? अब नेक्स्ट, कलर ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर कैसा है, यानी कि फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड का कलर कैसा है? इट इज ऑफ स्ट्रॉ कलर्ड। स्ट्रॉ कलर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश परसेंटेज ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा। खून का कितना प्रतिशत आपका प्लाज्मा है? ये क्या हो जाएगा आपका? 55%। 50 से थोड़ा बढ़कर, यानी कि आपका 55% आपका प्लाज्मा मौजूद है। प्लाज्मा 55, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना? 45। अब नेक्स्ट, वाटर कंस्टिट्यूशन इन प्लाज्मा इज कितना? प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी रहता है? तो 90 से 92% आपका पानी ही पानी रहता है, क्योंकि पानी की ही तो कहानी है, क्योंकि बॉडी को क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका फ्लूइड चाहिए, फ्लूइड। अब नेक्स्ट, द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर क्या? GFR, यानी कि ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट, द प्लाज्मा प्रोटीन नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज द फिब्रिनोजेन।
यहाँ नाम में देख सकते हैं कि फाइबर बोल रहा है, फिब्रिनोजन। फाइबर, अगर ब्लड को क्लॉट करवाना है, रोकना है, तो उसको हमें सीलना पड़ेगा, यानी कहीं पे चोट लगा है तो उसे हमें भरना पड़ेगा। घाव भरने के लिए हम लोग क्या लेके आएंगे? सुई धागा लेके आएंगे, और वो फाइबर्स होगा ना, तो फिब्रिनोजन। ठीक है। डिफेंसिव प्लाज्मा प्रोटीन्स इज, यानी कि वो प्लाज्मा प्रोटीन जो आपका डिफेंस में हेल्प करता है। कौन सा हेल्प करता है? यस ऑफ कोर्स, आपका कौन सा भाया, कौन सा? ये हो जाएगा आपका। यहाँ पहली बात, ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ही गलत है। प्लाज्मा प्रोटीन में आपका क्या देना चाहिए थे? एक तो आपका प्लाज्मा प्रोटीन का क्या मैंने टाइप बताया था? GFR, यानी कि आपका ग्लोब्यूलिन होना चाहिए, एल्ब्यूमिन होना चाहिए, एल्ब्यूमिन है, यहाँ पे ग्लोब्यूलिन होना चाहिए, एंड देन आपका फिब्रिनोजेन होना चाहिए था, है ना। फिब्रिनोजेन का काम क्या था? आपका क्लॉटिंग में हेल्प करना, सीलना। ठीक है। एल्ब्यूमिन का देखना कि कितना पानी और कितना पानी में आपका ये हो रहा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मात्रा हो रहा है, वो कहीं ज्यादा चिपचिपा या फिर ज्यादा पतला तो नहीं हो रहा है ना खून, वो सब देखना। ग्लोब्यूलिन का काम होता है आपका इम्यून सिस्टम, यानी कि डिफेंसिव में, तो यहाँ पे ऑप्शन ग्लोब्यूलिन होना चाहिए था, जो कि आपका करेक्ट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ऑल ऑफ दीज, एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज। उसके पास इसके साथ साथ और क्या होता है? तो आपका होता है अमीनो एसिड्स होते हैं, साथ में आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है, क्लोराइड आयंस होता है, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। अब नेक्स्ट, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज द सीरम, लिम्फ, बोथ 1 and 2, या फिर नन ऑफ दीज। अब सवाल ये कि प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर आखिर था क्या? तो प्लाज्मा का जो क्लॉटिंग फैक्टर था वो आपका था फिब्रिनोजेन। अगर प्लाज्मा में से फिब्रिनोजेन को हटा दिया जाए, प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजेन, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका सीरम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर, oh the question finished here। अब टॉपिक 2 यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स, formed elements का फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ह्यूमन ब्लड इज। हमारे खून में सबसे ज्यादा क्या मौजूद है? कौन सा फॉर्म्ड एलिमेंट सबसे ज्यादा है? वो सबसे ज्यादा है आपका लाल रक्त कण। इसीलिए खून जब बहता है तो वो कैसा दिखता है? लाल दिखता है। ठीक है। आरबीसीज का नंबर सबसे ज्यादा है, और कितना ज्यादा है? तो 5 से 5.5 मिलियन पर mm³। अब नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ आरबीसीज इन एन एडल्ट ह्यूमन इज। एडल्ट ह्यूमन में कितना मात्रा होता है इसका? तो अभी बताया, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। वहीं अगर सेकेंड वाला ऑप्शन देखे, दैट इज कि 6,000 to 8,000, ये किसका है? ये आपका WBC का है। और वहीं थर्ड यानी कि 1,50,000 to 3,50,000 पर mm³ ऑफ ब्लड, ये आपका बात करा प्लेटलेट्स का। तो सबसे ज्यादा अबेंडेंट आपका आरबीसीज हुआ, सेकेंड नंबर में प्लेटलेट्स, एंड थर्ड नंबर में आपका व्हाइट ब्लड सेल्स। अब नेक्स्ट, अ रिडक्शन इन इट्स नंबर लीड्स टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर, यानी कि किसके नंबर के रिडक्शन से क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। द आंसर विल बी योर थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि आपका प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स घट गए तो खून बहता रह जाएगा, उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट, विच इज नॉट अ ट्रू सेल। एक ट्रू सेल होने के लिए क्या होना चाहिए? एक सेल में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए, और किस में आपका न्यूक्लियस नहीं होता है? तो आंसर विल बी योर RBCs। नेक्स्ट, शेप ऑफ ह्यूमन RBC इज लाइक बालूशाही means your biconcave shaped। नेक्स्ट, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इज प्रेजेंट इन RBCs। क्यों? इसलिए ना बोलते हैं कि जैसे कि आरबीसी आपका मैच्योर होता है तो वो न्यूक्लियस को निकाल देता है, ठीक है, और वहां पूरा जगह आपका हीमोग्लोबिन को दे देता है। क्यों? ताकि वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर सके। अब नेक्स्ट, हेल्दी ह्यूमन हैज डैश हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मात्रा कितना होता है? तो ये आपका होता है 12 से 16 ग्राम।
पर 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब कि हर 100 ml में आपका कितना मौजूद होना चाहिए हीमोग्लोबिन, 12 से 16 ग्राम। अब नेक्स्ट, लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज 120 दिन, 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेवयार्ड यानी कि कब्र क्या होता है आपका आरबीसी का? इट विल बी योर स्प्लीन, स्प्लीन। अब नेक्स्ट, ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसीज आर, तो वैसे डब्ल्यूबीसीज जिसमें ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं वो कौन कौन से हैं? इट विल बी योर बेंजी, दैट इज योर बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, दैट इज ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, the most abundant cell of WBC is न्यूट्रोफिल, सबसे ज्यादा आपका न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपका 60 से 65% तक मौजूद होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, द लीस्ट न्यूमरस सेल ऑफ द टोटल WBC इज, यानी कि जो आपका WBC होता है उसमें से सबसे कम कौन सा उसका एलिमेंट पाया जाता है? मोनोसिट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स या फिर इओसिनोफिल्स। तो ये तीनों की बात करें, बेंजी ये तो आपका ग्रैन्युलोसाइट हो गया। मोनोसिट्स की बात करें तो ये आपका अग्रैन्युलोसाइट WBC हो गया। और सबसे लीस्ट अमाउंट में आपका मौजूद होता है, सबसे लीस्ट अमाउंट में आपका मौजूद होता है कौन सा? सबसे लीस्ट में होता है आपका, तो बेसोफिल होगा इसका आंसर, यानी कि बेसोफिल, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, बेसोफिल। बेसोफिल का काम क्या होता है? टू रिलीज योर H2A यानी कि हेपरिन, हिस्टामिन एंड योर सेरोटोनिन। तो ये आपका हेल्प करते हैं किसमें? बेसोफिल हेल्प करते हैं आपका इन्फ्लामेशन में, इन्फ्लामेशन में। अब नेक्स्ट, बेसोफिल सेक्रेट्स व्हाट? यस ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारे H2S, H2S। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फैगोसाइटोसिस इज द रोल ऑफ इओसिनोफिल, बेसोफिल या फिर न्यूट्रोफिल या फिर ऑल ऑफ दिस। अब ये फैगोसाइटोसिस क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे जैसे कि कहीं पे आपका ये आपका है नस जिसमें खून बह रहा है, यहाँ पे आपका WBCs हो गए, फिर RBCs हो गए, ये साथ साथ बह रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स हो गए, मोनोसिट्स हो गए, एनॉल हो गए, ठीक है। तो जब कहीं पे भी अगर कोई जर्म या फिर वायरस, मान लीजिए ये रहा आपका प्यारा सा कोरोना वायरस, ये आया आपको इन्फेक्ट करने के लिए, और ये जब हमारा इम्यून सिस्टम इसको देखता है तो सबसे पहले नस से बाहर, ये जो आपका WBCs है ये आपका नस से एक हल्का सा अपने लिए, मतलब जो हल्का सा पोर्स प्रेजेंट होता है वहां से निकलने के लिए अपने शेप को स्क्वीज करता है, यानी कि जैसे कि कैसे बोले, यानी कि देखिए जैसे कि अगर घर में कोई गेस्ट आते हैं, जैसे कि बुआ आ गई, फूफा आ गई, ठीक है, तो उनकी नजरों से बचते बचाते चोरी चुपके से खिड़की से भाग जाना या फिर पतली गली से निकल लेना, ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग फैग। ओ नो, ये जो मैं बताई आप अभी आपको WBC का जो बताई इसे हम लोग डायपेडेसिस कहते हैं, सॉरी डायपेडेसिस कहते हैं, हम उल्टा चीज उल्टा जगह पे बता दिए, सो सॉरी। फैगोसाइटोसिस मतलब होता है खा जाना, यानी कि इनगल्फ कर जाना। जैसे कि अगर कोई जर्म आपका ब्लड पर से होकर के जा रहा है, कोई जर्म्स है, मान लीजिए ये आपका जर्म्स है, तो जैसे ही ये सामने दिखेगा, किसको दिखेगा? क्वेश्चन है किसको दिखेगा? न्यूट्रोफिल्स को दिखेगा, ऑफकोर्स न्यूट्रोफिल्स को दिखेगा, तो ये आपका इसको इनगल्फ कर जाता है एंड इसको डाइजेस्ट करके शरीर से बाहर फेंक देता है, और ये भी आपका शरीर से बाहर फेंकने जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डायपेडेसिस, यानी कि पतली गली से निकल लेता है, डायपेडेसिस, ठीक है। और ये डायपेडेसिस आपका WBCs में भी देखने को मिलता है, मैंने तो उल्टा ही समझा दिया था, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स जो कि आपका ग्रैन्युलोसाइट है, यानी कि ग्रैन्यूल कंटेनिंग WBCs है। अब नेक्स्ट है, द सेल इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस इज, यानी कि जब भी एलर्जी होती है, जैसे कि फूलों के पास गए तो वहां कुछ कीड़े या फिर उनके पॉलन से आपके चिक्स या फिर हैंड्स में रैशेस आ जाते हैं, तो ये किस वजह से होते हैं?
ये आपका करवाता कौन है? ये आपका करवाता इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट, ओके अब तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, यानी कि आपका ब्लड ग्रुप। थर्ड टॉपिक इज योर ब्लड ग्रुप। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर हम लोग ब्लैंक स्लाइड लेंगे। ब्लड ग्रुप्स, as you know blood of human beings differ in certain aspects though it appears to be similar, यानी कि हमारा हर ह्यूमन का खून लाल ही दिखता है लेकिन फिर भी उसमें अंतर है। अब अंतर क्या है? तो वो दो टाइप का ग्रुपिंग देखा गया। आपका पहला एबीओ एंड दूसरा आरएच। एबीओ ग्रुपिंग, एबीओ ग्रुपिंग में आपका होता है ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। उसके बाद आता है हम लोग आरएच ग्रुपिंग में। आरएच ग्रुपिंग में दो टाइप का होता है ब्लड, दैट इज आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव यानी कि जिसके पास आरएच पॉजिटिव ब्लड है, और रेस्ट ऑफ द ह्यूमन जिसके पास आरएच नहीं है उसे हम बोल देंगे आरएच नेगेटिव। जैसे कि जितने भी आपका एबीओ ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ, इन सबको हम लोग बोलेंगे आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अब इसका नाम आरएच क्यों है? तो आरएच नाम आपका पड़ा है रेसस मंकी से, क्योंकि ये आरएच ब्लड ग्रुप आपका उस मंकी में भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ब्लैंक स्लाइड में। ओके ओके, तो ब्लड ग्रुप आपका कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। एक ए बी ओ ग्रुपिंग हो गया एंड दूसरा आपका आर एच ग्रुपिंग हो गया। आर एच वाला हो गया आर एच पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और ये आपका आर एच आपका रेसस मंकी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो ए बी ओ टाइप की बात करें, ए बी ओ टाइप की बात करें तो इसमें आपका प्रेजेंट होता है ए बी एंड ओ। इसमें हमने ये कंसिडर नहीं किया है कि ए पॉजिटिव या फिर ए नेगेटिव, इसमें दोनों होंगे, दोनों हो सकते, ठीक है। इसमें भी बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि इसमें क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों के पास एंटीजन कैसा मौजूद होगा, एंटीजन कैसा होगा और उसमें एंटीबॉडी कैसा बनेगा, एंटीबॉडी कैसा बनेगा। तो एंटीजन होता है आपका कि जैसे कि ए ब्लड ग्रुप है तो वही वाला आपका एंटीजन सरफेस, मतलब आरबीसी के ऊपर आपका वही एंटीजन मौजूद होगा, और उसी के अपोजिट वाला जो ब्लड ग्रुप होगा, यानी कि अगर ए वाला ब्लड ग्रुप है जिसका एंटीजन आपका ए होगा आरबीसी पे, उसी का एंटीबॉडी आपका बनेगा एंटीबॉडी बी। ए के खिलाफ एंटीबॉडी बी। अब बी की बात करें तो बी के खिलाफ क्या बनेगा? खिलाफ नहीं, पहले बी का देख लेते हैं कि बी के पास एंटीजन आरबीसी में कैसा पाया जाएगा। इसमें पाया जाएगा आपका बी एंटीजन, और इसका एंटीबॉडी बनेगा एंटी ए। एंटी ए। ए बी की बात करें तो ए बी की बात करें तो इसमें एंटीजन आपका मौजूद होगा ए बी एंटीजन, एंटीबॉडी क्या होगा? तो ए बी का एंटीबॉडी नील होता है, यानी कि इसमें कोई भी एंटीबॉडी इसके खिलाफ नहीं बनता है। अब नेक्स्ट वाला ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसमें आपका जो एंटीजन होता है वो नील होता है, यानी कि कुछ भी नहीं होता है। आरबीसी में इसका एंटीजन 0, और इसका एंटीबॉडी आपका बनता है एंटी ए और एंटी ए और एंटी बी। ठीक है, इतना ही हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, और हाँ इसमें ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप आपका यूनिवर्सल डोनर ग्रुप है। तो यूनिवर्सल डोनर ग्रुप जो सबको डोनेट कर सकता है वो है आपका ओ। ठीक है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ग्रुप है? तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट ग्रुप हो जाता है आपका ए बी। कैसे? यूनिवर्सल डोनर यानी कि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, नील एंटीजन होता है, तो ये किसी को भी डोनेट कर सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। ओके, यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करें तो ये सबसे ले सकता है। आपका ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप से भी ले सकता है, फिर ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और ए बी से भी ले सकता है। ठीक है,
उसके बाद फिर आता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द क्लम्पिंग, यानी कि अगर रक्तदान जो होता है, ठीक है, बूथ लगाए जाते हैं ना ब्लड डोनेशन के लिए, तो वहां पे ब्लड टेस्ट करके सबको अलग अलग कॉलम में सेपरेटली अरेंज करके रखा जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि अगर कोई पेशेंट आए तो हम उसको बिना देखे, अगर उसका ब्लड ग्रुप ओ है तो हम उसको ए चढ़ा दिए, क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके वजह से क्या हो जाएगा, उसके बॉडी पे रिएक्शन हो जाता है और क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज हो जाता है। क्लम्पिंग यानी कि आरबीसीज आपके खत्म होने लग जाते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं क्लम्पिंग अकरेंस। अब सेकेंड जो ब्लड ग्रुप था वो था आपका आरएच ग्रुपिंग। आरएच के बारे में बताया था कि आरएच पॉजिटिव होता है, और रेस्ट जो जिसके पास आरएच पॉजिटिव ब्लड नहीं है वो हो गया आपके आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले, ठीक है। इसमें आपका एक स्पेशल केस देखने को मिलता है, दैट इज योर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फियोटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फियोटालिस, और ये आपका मेनली देखने को मिलता है प्रेग्नेंट वुमेन्स में, ठीक है। अब कैसे, तो इसका थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ये थोड़ा सा मेन है, ओके। तो ये जो आपका आरएच ग्रुप है, आरएच ब्लड ग्रुप, जब हम लोग आरएच ब्लड ग्रुप, क्योंकि आपका जितना भी ह्यूमन का पॉपुलेशन है 100% में आपका 80% ह्यूमन में आपका आरएच ब्लड ग्रुप ही पाया जाता है। सोचिए 80% बस आरएच यानी कि मंकी वाला ब्लड ग्रुप, रेस्ट मंकी वाला ब्लड ग्रुप, ठीक है। और उसमें से रेस्ट ऑफ द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किस में पाया जाएगा, बस 20% में, ठीक है। अब देखिए, अगर आरएच ब्लड ग्रुप किसी को डोनेट किया जाए तो उसमें भी क्या कर हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, और इसीलिए उसे भी चेक किया जाता है, ठीक है, कि कहीं मिसमैच ना हो जाए, कुछ कोई ये रिएक्शन ना हो जाए, ठीक है। और इसका एक कि आपका बेस्ट एग्जांपल भी दिया हुआ है मिसमैचिंग का, यानी कि आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का एनसीईआरटी में ये आपका दिया हुआ है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है, ठीक है, उसका वो आपकी आरएच नेगेटिव है, ठीक है, और इसका जो बेबी है यानी कि एम्ब्रायो है, फिटस है, वो आपका आरएच पॉजिटिव अगर हो गया, क्यों हो गया आरएच पॉजिटिव, अच्छा रुकिए इसे मैं अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, ये है फादर, दिस इज योर मदर, दिस इज योर बेबी, ओके, दिस इज योर बेबी। अब देखिए, ये जो फादर है ये आपके आरएच पॉजिटिव है, यानी कि इसमें रेसिस मंकी वाला खून दौड़ रहा है, एंड जो ये फीमेल है ये आपकी आरएच नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि इसमें एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, कोई भी हो सकता है। अब जो बेबी होगा उसका आरएच पॉजिटिव ब्लड आया, ठीक है, तो ये जो मदर रहती है, ये जो मदर रहती है उसके फर्स्ट प्रेगनेंसी में हम लोग देखते हैं कि इसे कोई भी दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि इसका ब्लड आरएच नेगेटिव ब्लड आरएच पॉजिटिव ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू सेपरेटेड रहता है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी देखिए ये रहा मदर का वम्ब, ओके, मदर का वम्ब, मदर के वम्ब में हर जगह आपका आरएच नेगेटिव ब्लड है, उसका मदर का आरएच नेगेटिव ब्लड है, और फेटस का जो ये है वो आपका आरएच पॉजिटिव ब्लड है, ये आपकी एम्ब्रायो, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये 9 मंथ हुआ, गेस्टेशन पीरियड हुआ, तो इसका डिलीवरी हो जाता, बेबी का आपका डिलीवरी हो गया, ये हट गया और बेबी आपकी बाहर आ गई। जब बेबी बाहर आती है तो अपने कुछ सेल को, मतलब कि हल्का सा कुछ आपका फीटल सेल को यहीं पे छोड़ के जाती है। अब ये जब बाहर आ गई, ये रही एम्ब्रायो बाहर हमारी पॉजिटिव वाली, ठीक है, और ये जब आपकी बाहर आ जाती है तो बाहर आ जाने के बाद जो यहाँ पे पॉजिटिव सेल यानी कि आरएच पॉजिटिव ब्लड यहाँ पे छोड़ के गई थी, इसके खिलाफ जो मदर का ब्लड है यानी कि आरएच नेगेटिव ब्लड, वो आपका एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है, एंटी आरएच बना लेता है, क्योंकि मम्मी का जो इम्यून सिस्टम है वो बोलता है कि तुम्हारे ब्लड में एक फॉरेन मटेरियल घुस आया है, आरएच पॉजिटिव ब्लड आया है, तो उसे हमें क्या करना है, टैकल करना है, ठीक है, और वो एंटीबॉडी बनाने लगती है। अब ये एंटीबॉडी बन जाता है,
ठीक है, और ये उसके इम्यून सिस्टम में स्टोर हो जाता है। अब नेक्स्ट, अगर मान लीजिए सेकेंड प्रेगनेंसी हुआ, ठीक है, सेकेंड प्रेगनेंसी में क्योंकि यहाँ पे आपका एंटीबॉडीज तो तैयार बैठा हुआ है, अगर फिर से पॉजिटिव आया, फिर से एम्ब्रायो पॉजिटिव हुआ, आरएच पॉजिटिव हुआ, तो ये क्या कर देगा, मम्मी का इम्यून सिस्टम उसे मार देगा। मान लीजिए ये आपका सेकेंड टाइम का प्रेगनेंसी है, ये एम्ब्रायो, ठीक है, सेकेंड टाइम के प्रेगनेंसी में देखिए, सेकेंड टाइम के प्रेगनेंसी में आपकी जो एम्ब्रायो है वो फिर से पॉजिटिव हो गई, आरएच पॉजिटिव। मदर का ब्लड कैसा रहेगा बच्चों, मदर का ब्लड आपका आरएच नेगेटिव है। अब इसमें इसके साथ मम्मी का इम्यून सिस्टम काम करेगा और क्या करेगा, ये इस पे जाएगा और इस पे अटैक करेगा कि तुम यहाँ फॉरेन पार्टिकल क्यों आए हो, और अटैक करने से क्या होगा, बच्चे की मौत भी हो सकती है, अगर मतलब अगर उसको सही ट्रीटमेंट ना मिले तो। और इसी वजह से ऐसा होता है कि बहुत सारे मतलब कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जन्म के टाइम ही उनको जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस लाइक केसेस देखने को मिलते हैं, उसमें एनीमिया लाइक केसेस हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपका फिटस को मारने लग जाता है, फिटस के जितने भी आरबीसीज रहते हैं उस पे अटैक करने लग जाता है, कौन, तो मम्मी का इम्यून सिस्टम, ठीक है। और इसी को हम लोग प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, तो अगर पता चला कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही अगर पता चल गया कि मम्मी का ब्लड एंटीबॉडी बनाने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे रोगम वैक्सीन दे देते हैं, रोगम वैक्सीन से वैक्सीनेट कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, वो एंटीबॉडी मम्मी का इम्यून सिस्टम नहीं बना पाता और सेकेंड प्रेगनेंसी भी नॉर्मल हो जाती, ठीक है। ये हुआ बात आपका ब्लड ग्रुप का। एंड नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन हैज डैश ब्लड ग्रुप, अभी बताया कि बंदर वाला ग्रुप यानी कि RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, एंटीजेंस फॉर द ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट इन द, एंटीजेंस कहाँ मौजूद होते हैं, एंटीजेंस आपके मौजूद होते हैं आरबीसीज में, आरबीसीज में, ठीक है। और इसके खिलाफ क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है। एंटीबॉडी कहाँ पे मौजूद होते हैं, एंटीबॉडी आपके मौजूद होते हैं प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा में, यानी कि ब्लड का फ्लूइड पार्ट में। अब नेक्स्ट, क्लम्पिंग इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, आरबीसीज, आरबीसीज मरने लग जाते हैं, ठीक है। कब, जब आपका ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड होता है और अगर वो डिफरेंट टाइप का ब्लड हुआ, यानी कि अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है और मैंने उस पर चढ़ा दिया बी ब्लड ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, उसका आरबीसीज खत्म होने लग जाएगा, उसी को कहते हैं क्लम्पिंग। अब नेक्स्ट, द यूनिवर्सल डोनर ग्रुप, यानी कि ऐसा ग्रुप जो सारे ग्रुप को डोनेट कर सकता है, वो कौन सा है, दैट इज योर ओ, ओ में भी कौन, तो ओ नेगेटिव, ओके। अब नेक्स्ट, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि मिसमैचिंग सीन इन डैश मदर एंड डैश फेटस, यानी कि कैसी मदर कैसी फेटस, उनका ब्लड कैसा होना चाहिए, फेटस का होना चाहिए RH पॉजिटिव और मदर का RH नेगेटिव, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 will be your correct answer. Next, preventing of erythroblastosis fetalis is by what, by vaccination, किसका vaccination, रोगम vaccination, yes, the RH negative mother by रोगम vaccination, ओके। ना ही तो रिमूवल ऑफ मैटरनल इम्यून सिस्टम, मैटरनल का इम्यून सिस्टम हटा देंगे, कैसे हटाओगे भाई, उसमें मेमोरी सेल्स होते हैं, या फिर एबॉर्शन, एबॉर्शन पाप है, एंटीबायोटिक ये भी काम नहीं करता, एंड द ओनली करेक्ट आंसर विल बी योर रोगम वैक्सीनेशन, रोगम वैक्सीनेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, एंड इसके लिए मैं आपका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड से आपका पार्ट 2 बनेगा। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए, एंड आई होप कि आप लोगों को जितना भी टॉपिक अभी तक समझाया, कितने टॉपिक हम लोग समझे अभी, ब्लड समझे, देन आफ्टर आपका था कौन कौन सा, ब्लड ग्रुप था, देन आफ्टर था आपका क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गया, प्लाज्मा हो गया, ठीक है।
आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज कोई भी सजेशन या फिर एडवाइस या फिर कोई भी आप लोगों को लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस टॉपिक को लेकर के डील करने के लिए। एंड वेट करिए पार्ट 2 आने के लिए। थैंक यू सो मच।